सो गुड मॉर्निंग गाइस। और हाँ, सबसे पहले आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार हम कौन सा रिपब्लिक डे मना रहे हैं? 72वां। और आज की इस वीडियो में 26 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे जोन ने भारतीय रेल नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो अभी छत्तीसगढ़ के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और इस ट्रेन का नाम क्या रखा गया? वासुकी। क्या नाम है? वासुकी। और ये 5 मालगाड़ियों को जोड़ करके बनाई गई। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो आपको याद रखनी है, कितनी है? 3.5 किलोमीटर है। और इसने अभी भिलाई और कोरबा के बीच में टोटल 224 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो 2-3 पॉइंट आप याद रख लो। किस रेलवे जोन ने? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने इस रेल का नाम क्या है? इस ट्रेन का नाम वासुकी है। 5 मालगाड़ियों को जोड़ करके बनाया। टोटल लंबाई हो गई 3.5 किलोमीटर। वैसे आपको याद होगा, इससे पहले भी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने एक तो शेषनाग को और सुपर एनेकोंडा नाम की 2 लंबी मालगाड़ियों को चलाया था। शेषनाग की लंबाई थी 2.8 किलोमीटर और उससे पहले सुपर एनाकोंडा चली थी, उसकी लंबाई थी 2 किलोमीटर। अच्छा, हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। अभी पीयूष गोयल जी के पास एक और मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है। बता सकते हो कौन सा मंत्रालय? उपभोक्ता मामले व खाद्य व प्रसंस्करण मंत्रालय, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि उसके पहले जो मंत्री थे रामविलास पासवान, उनका निधन हो गया। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम बताओ, तो आंसर होगा जॉन मथाई। 2 नाम यहां से और याद रखो, अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बन गए सुनीत शर्मा। इनसे पहले विनोद कुमार यादव थे। वैसे विनोद कुमार यादव का नाम भी अभी न्यूज में है, क्योंकि 2020 का प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। और अभी एक और ट्रेन का नाम न्यूज में था, हावड़ा कालका मेल ट्रेन, क्योंकि इसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई थी ना, 125वीं जयंती 23 जनवरी को, उसी दिन। और 23 जनवरी को अब से हम कौन सा डे मना रहे हैं वो भी याद रखो, पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। और रेल की बात है तो 2-3 पॉइंट में आपको और रिवाइज कराऊंगा। एक तो भारत की पहली किसान रेल, ये कहां से कहां चल रही है? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। भारत की 100वीं किसान रेल, ये कहां से कहां शुरू हुई? पश्चिम बंगाल के शालीमार से महाराष्ट्र के संगोला तक। और दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल, ये कहां से कहां शुरू हुई? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर तक। उसके अलावा दुनिया की पहली डबल डेकर कंटेनर स्टीक ट्रेन, ये हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ मदार तक शुरू हुई। और ये दुनिया की सबसे लंबी डबल कंटेनर स्टीक ट्रेन है, जिसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर। और अभी रेल मंत्रालय ने 2020 में रेल मंत्रालय की उपलब्धियों पर एक बुकलेट भी जारी की थी, जिसका नाम क्या था? बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको भारतीय रेलवे से बनाए, जो अभी न्यूज में थे। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा 119। तो अभी केंद्र सरकार ने 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना है, जिनमें से 7 को तो पद्म विभूषण के लिए, 10 को पद्म भूषण के लिए और 102 को पद्मश्री के लिए चुना गया है। और इन टोटल 119 लोगों में 29 महिलाएं हैं और एक ट्रांसजेंडर है। तो इतना आपको पहले याद रखना है। अब देखो, यहां से आप पद्म विभूषण के नाम याद रख लो, कम से कम 7 लोग हैं। वो कौन कौन है मैं आपको बता देता हूं। एक तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। एक एसपी बाला सुब्रमण्यम है, इनको मरणोपरांत मिलेगा कला के क्षेत्र में, तमिलनाडु से हैं, ये गायक थे ये। उसके अलावा डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े, चिकित्सा के क्षेत्र में मिलेगा, तमिलनाडु से हैं। नरेंद्र सिंह कपानी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में मिलेगा, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं ये। मौलाना वहीदुद्दीन खान, आध्यात्म के क्षेत्र में मिलेगा, दिल्ली के रहने वाले हैं। बीबी लाल, पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये, और ये भी दिल्ली के हैं। उसके अलावा सुदर्शन साहू, इन्हें मिलेगा कला के क्षेत्र में, ये उड़ीसा से हैं, मूर्तिकार हैं बेसिकली ये। तो ये 7 नाम आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा हमने कहा 10 लोगों को चुना गया पद्म भूषण के लिए। तो 10 में से एक नाम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो आप याद रख लो, तरुण गोगोई का, क्योंकि इनको मरणोपरांत मिलेगा। असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे ये तरुण गोगोई। जब भी असम की बात होती है मैं आपको हमेशा बताता हूं इनका नाम, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अभी आप इनको नोट कर लो।
या इनको ध्यान रख लो। हम एक काम करेंगे, पद्म पुरस्कारों पे एक छोटा सा वीडियो या ऑडियो जैसा भी होगा मैं आपके लिए तैयार कर दूंगा जल्दी, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं, वो हम याद रख लेंगे। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में अ टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा समीर शर्मा ने। तो अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है और इस बुक को लिखा है समीर शर्मा ने। बुक का नाम याद रखना, अ टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी। बाकी माधवी भंडारी, इन्होंने अभी एक बुक लिखी थी, उसका नाम है अयोध्या, और इसी से याद रख सकते हो अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक को किसने लिखा? नीना रॉय ने लिखा। कंफ्यूज मत होना, अयोध्या नाम की बुक को लिखा माधवी भंडारी ने और अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक को लिखा नीना रॉय ने। बाकी विनय कुमार सिंह ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर्स 1000 कट्स नाम की बुक को लिखा था। फिर अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। तो अभी सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी और डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए इनको चुना गया। तो उन्हें आपदा प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए चुना गया है। तो बात समझ में आ रही है ना? संस्थागत श्रेणी में तो सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को चुना और व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को चुना गया। तो पुरस्कार के रूप में संस्था को तो 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया गया, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में इनको डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को 5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट दिया गया। बाकी वीरेंद्र सिंह राठौड़ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। रोहिणी गोडबोले फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से इनको सम्मानित किया और के पलानी वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड इन्होंने जीता था। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किस राज्य ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए राजस्थान के सिरोही में एक नई योजना एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम शुरू की गई। तो इसे केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया है। अब बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, इसकी कैपिटल जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं और कुछ समय पहले इसे ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। याद रखना, जयपुर में ही बनेगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी है 75,000 की। और जयपुर से आप याद रख सकते हो देश का पहला अंगदाता स्मारक ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? जयपुर में ही। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं, गवर्नर हैं कलराज मिश्र, चीफ जस्टिस का नाम है इंद्रजीत मोहंती। बाकी अभी राजस्थान ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की राजस्थान ने। देखो, यहाँ पे इंदिरा से आप 3 योजना याद कर सकते हो लिंक करके। एक तो यही हो गई इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, एक इंदिरा रसोई योजना भी यहाँ की, जिसमें जरूरतमंद और गरीब लोगों को 8 रुपए में खाना दिया जाता है। एक इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम भी शुरू किया गया था राजस्थान में ही। उसके अलावा वात्सल्य योजना और समर्थ योजना भी यहीं की है। मोक्ष कलश योजना 2020 को भी यहीं पे शुरू किया गया था और राजस्थान में ही वन स्टॉप शॉप योजना भी शुरू हुई थी। देखो, यहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स। एक केवला देव घाना पक्षी विहार भी आपको यहीं पे मिलेगा। उसके अलावा अरावली पर्वतमाला आप याद रखो, ये राजस्थान में ही है और जिसकी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर और उसका नाम है गुरु शिखर। बाकी राज्य पशु यहाँ का चिंकारा है और ऊंट भी है। पक्षी है गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पुष्प है रोहिड़ा और वृक्ष है खेजड़ी का। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 जनवरी को। देखिए, हर साल भारत में 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है और 2021 को ये हम 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मना रहे हैं। और थीम क्या है इसकी? थीम रही मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। हिंदी में बोलेंगे तो मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। अच्छा, 25 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को हम ये नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं।
अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आप एक नाम याद रखना, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा है, 23वें नंबर के। और पहले कौन थे? पहले थे सुकुमार सेन। अब देखो यहाँ पे एक और मैं आपको डे बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ये तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हो गया। 25 जनवरी को ही हम नेशनल टूरिज्म डे भी मनाते हैं। और नेशनल टूरिज्म डे मनाते हैं 25 जनवरी को, तो यहां से भी आप याद करो लिंक करके, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? वो 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो वो भी ध्यान रखना। अच्छा, अब जनवरी में कौन कौन से डे हम मना चुके हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं, अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलना। देखो, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया, 14 जनवरी को भूतपूर्व सैनिक दिवस आर्म्ड फोर्स वेटरन डे मनाया, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे मनाया। फिर 23 जनवरी सबसे इंपॉर्टेंट, जनवरी का सबसे इंपॉर्टेंट डे, पहली बार मना रहे हैं पराक्रम दिवस के रूप में। फिर 24 जनवरी को देखो 2 डे मनाए थे, एक तो राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, और इंटरनेशनल एजुकेशन डे हमने 24 जनवरी को ही मनाया है। तो ये आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा इनटू द डार्कनेस। अभी आपको याद होगा हमने 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया, कहां पे? गोवा में। तो वहीं पे डेनमार्क की ये फिल्म है इनटू द डार्कनेस, इसे प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ रहे होंगे तो यहां से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको याद करवाए थे। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन है? तो एक एक्टर का नाम याद रखो, विश्वजीत चटर्जी, क्योंकि इन्हें यहाँ पे पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। बाकी इस फेस्टिवल में जो फोकस देश रहा था कौन सा था? बांग्लादेश था। और इतालवी सिनेमेटोग्राफर का भी नाम याद रखो, जिनका नाम है विटोरिया स्टोराओ, क्योंकि उनको यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से याद करवाए। बाकी ये जो पार्टिकल नाम की मूवी आपको याद होगा, 50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इसने ये गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता था। और डॉनबास, इसने 49th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ये गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता था। तो पुराने तो वैसे याद नहीं रखने, वो तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। तो इस बार का याद रखना है, इनटू द डार्कनेस नाम की मूवी ने, डेनमार्क की मूवी है। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। एक्चुअली में अभी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया, तो उसी मौके पर यह उद्यम सारथी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया। तो इस एप्लीकेशन से युवाओं को राज्य भर में स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी मिल सकेगी। इसे उत्तर प्रदेश की एक योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, उसी के तहत लॉन्च किया गया है। तो उत्तर प्रदेश दिवस समारोह ये 24 जनवरी से 26 जनवरी तक चल रहा है, जिसकी थीम है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सम्मान, महिला, युवा, किसान, सभी का विकास। अच्छा, अभी जनवरी में किस किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? एक तो ये उत्तर प्रदेश हो गया, एक 21 जनवरी को हमने देखा था मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन्होंने भी अपना स्थापना दिवस मनाया था। और मैं आपको बता दूं, देखो 25 जनवरी को भी हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता था। इस बार उसकी 50वीं वर्षगांठ है, गोल्डन जुबली। अब यहाँ पे बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। तो देखो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ निर्वाचन क्षेत्र भी है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल से याद रख सकते हो, अभी इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया था। उसके अलावा इन्होंने बाय बाय कोरोना नाम की बुक को भी रिलीज किया था, जिसको लिखा किसने है? डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। अच्छा, उत्तर प्रदेश की चीफ जस्टिस कौन है? गोविंद माथुर है। बाकी उत्तर प्रदेश ने अभी प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया था, दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 को शुरू किया था, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की थी। उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन के कार्यान्वयन में यानी कि इंप्लीमेंटेशन में उत्कृष्टता के लिए उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा था। और मुख्यमंत्री माटी कला योजना भी यहीं की है। अभी शादी अनुदान योजना भी यहीं पे शुरू हुई थी। उसके अलावा सिख गुरुओं के इतिहास को राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ऐसी घोषणा भी हुई थी। और याद रखना, जो उत्तर प्रदेश का कानपुर है, जिसे लेदर सिटी भी बोलते हैं, यहाँ पे भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क भी बनाया जाएगा।
उसके अलावा यहाँ पे आपको एक टाइगर रिजर्व मिलेगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। यह भी न्यूज में था क्योंकि बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए इसने अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। और यहाँ पे आपको जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मिलेगा, जिसका नाम बदलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। और इसके लोगो में जो बर्ड है ना, वो सारस क्रेन है। सारस क्रेन ये उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड है। यहाँ की स्टेट सिंबल भी मैं आपको बताऊं तो स्टेट बर्ड मैंने आपको बताया सारस क्रेन हो गई। राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय फूल पलाश है और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। तो ये सारे पॉइंट्स यहां से याद रखना, अभी न्यूज में थे। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने सर्द हवा ऑपरेशन को शुरू किया? तो आंसर होगा बीएसएफ ने। तो अभी राजस्थान की पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने यह ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है। अच्छा, इस ऑपरेशन को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना। कोहरे में आपको पता है दिखता नहीं है दूर तक का, विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो कहीं आतंकवादी मतलब पाकिस्तानी सैनिक कहीं इधर छुप करके ना आ जाए। तो इसीलिए जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। और ये जो अभियान है, ये जो ऑपरेशन है 21 जनवरी को शुरू हुआ, 27 जनवरी तक चलेगा। अच्छा, बीएसएफ के हमारे जो डायरेक्टर जनरल है, क्या नाम है उनका? राकेश अस्थाना है। वैसे अभी सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने थे, आपको नाम याद होना चाहिए, सुबोध कुमार जायसवाल उनका नाम है। और सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल तो आप जानते ही हो, एपी माहेश्वरी हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में फाइटर प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो जरूरत के समय फाइटर प्लेन को एक्सप्रेस वे पर लैंडिंग और टेक ऑफ कराया जा सके, इसके लिए लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक बनाए जा रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर ये 2 एयर स्ट्रिप बनाई गई है। ये जो एयर स्ट्रिप है ये 3300 मीटर लंबा है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टियां बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन? उत्तर प्रदेश। वैसे आपको बता दूं, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक एयर स्ट्रिप पहले से ही मौजूद है। और अब ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के बारे में हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, तो अभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर है हाल ही में किस राज्य में प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल और श्रम साथी को लॉन्च किया? तो आंसर होगा गोवा। तो अभी हाल ही में हमारे जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी झारखंड। वैसे ये आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष हैं। और अभी इन्होंने गोवा में वर्चुअली रूप से श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया था। तो ये जो पोर्टल है ये प्रवासी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रम को आसान बनाने में मदद करेगा। और इसके अलावा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक प्रशिक्षण पुस्तिका श्रम साथी को भी लॉन्च किया गया है। अच्छा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय से कुछ याद आता है क्या आपको? अब इस मंत्रालय को लगातार दूसरे साल स्कॉच चैलेंजर अवार्ड दिया गया था। तो नहीं याद आता तो याद आना चाहिए था, इसीलिए मैं आपको चीजों को लिंक कर करके याद कराता हूं कि आपको याद नहीं आए तो मेरे याद कराने से तो कम से कम आपको याद आ जाए। और ऐसे ही आपको पढ़ने की आदत डालनी है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने केंद्रीय बजट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा निर्मला सीतारमण। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये निर्मला सीतारमण। और इन्होंने सांसदों और आम जनता के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन के जरिए आम जनता और सांसदों तक बजट दस्तावेजों को सीधी पहुंच हो सकेगी। तो इस एप्लीकेशन को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने आर्थिक मामलों के विभाग के साथ मिलकर तैयार किया है। एक्चुअली में कोरोना वायरस महामारी के कारण 2021 का जो आम बजट है वो पेपरलेस हो गया है। और आपको बता दूं कि ये देश की आजादी के बाद पहला मौका होगा जब बजट डॉक्यूमेंट की छपाई नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था किसे आसियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जयंत खोब्रागडे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो चलिए अब कल के वीडियो में पूछे गए सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 जनवरी को। और इसकी थीम रही रिकवर एंड रिवेटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। अब बताओ अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं? तो आंसर होगा डगलस एमहॉफ। कमला हैरिस के पति हैं ये। कमला हैरिस कौन है? वहां की पहली महिला उपराष्ट्रपति। फिर बताओ राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हमने कब मनाया? तो ये भी 24 जनवरी को मनाया। अब उत्तराखंड में एक दिन की जो मुख्यमंत्री बनी है उनका नाम आपको याद रखना है। उनका नाम है सृष्टि गोस्वामी। ये नाम आपको याद रखना है।
फिर बताओ ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स जो आया था उसमें कौन सा देश पहले स्थान पे रहा? तो आंसर होगा कतर। उसमें भारत 129 पोजीशन पे रहा। अगला प्रश्न था किस राज्य में तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ? तो आंसर होगा उड़ीसा में। अच्छा बताओ नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव नाम की बुक को किसने लिखा? डॉक्टर अभिषेक सिंघवी और प्रोफेसर खगेश गौतम ने। अब बताना है आपको अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने? लॉयड ऑस्टिन बने हैं, ये नाम याद रखना है। फिर बताओ किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 जारी की? तो आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जिसका हेडक्वार्टर कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है, जिसके हेड है क्लॉस स्वेब। अब बताओ बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन नाम का अभियान शुरू किया किसने? कैलाश सत्यार्थी ने। नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिल चुका है और अभी एक बुक भी इन्होंने लिखी थी, मैंने बताई थी आपको, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन। अगला प्रश्न था वन क्वेश्चंस दैट कैन सेव योर लाइफ नाम की बुक को लिखा किसने? विश्वरूप रॉय चौधरी ने। और लास्ट प्रश्न आपसे कल पूछा था कि यरवदा जेल से किस राज्य में जेल पर्यटन शुरू होगा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो गाइस इसी तरह से पुराने महीनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो आप जरूर देखिए हमारे करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियोस को। वीडियो सेक्शन में जाइए, आपको सारे वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनके मैं वीडियो नहीं बना पाता तो मैं इनके ऑडियो बना देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे काफी सारे हाईकोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए, तो उन सभी नामों का मैंने ऑडियो बना दिया। तो इसी तरह से काफी सारे टॉपिक्स होते हैं छोटे छोटे जिनका वीडियो ना बना करके मैं उसका ऑडियो तैयार कर देता हूं। तो वो सारे ऑडियोज आप सुन सकते हैं खबरी एप्लीकेशन पे, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑडियो रिवीजन करके आप वहां जाइए और वहां मुझे फॉलो कर लीजिए। फॉलो कैसे करेंगे? खबरी एप्लीकेशन पे जाके क्रैक एग्जाम पे आप क्लिक करेंगे तो एक फॉलो का बटन आ जाएगा, फॉलो पे आप क्लिक कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिए ताकि जब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ऑडियोज अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले आप उसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू गाइस, और वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना है।